हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने के लिए जाएंगे, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और ये कोड आप देख सकते हो, 801 एफसी का जो कोड है, ये 100% वायरल कोड है। ये बच्चा 100% वायरल पेपर है और इस पेपर को आप तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2026 सामाजिक विज्ञान का सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है बच्चा, सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में बनेगा और सबसे पहले पेपर मिलेगा तो आपको अपने एडमिट कार्ड से यहाँ पे सही सही अनुक्रमांक एंड यहाँ पे अपना नाम को लिख लेना है। जो समय मिलेगा इस सामाजिक विज्ञान पेपर को हल करने के लिए वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा एंड जो पूर्णांक मिलेगा बच्चा वो 70 का मिलेगा। ठीक है, तो इस पूरे पेपर के एक एक प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई दुनिया की ताकत ना रोक पाए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे नोट दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है एंड इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कुछ निर्देश जिसे पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे रखा है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है एंड यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि इस प्रश्न पत्र के आपको 2 खंड अ तथा खंड ब देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे तीसरा दे रखा है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 5वां निर्देश दे रखा है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न के निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर आपको देना है और आपको OMR उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। एंड यहाँ पे दूसरा दे रखा बच्चा कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है एंड यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है आपका कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और इस खंड में आपको वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरी पेपर में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यहाँ पे खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए और जो नहीं आता उस पर आपको समय नष्ट नहीं करोगे, बिल्कुल आप धुआं करके आओगे। और यहाँ पे देखा कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिख दिए गए हैं। ये रहा आपका कुछ निर्देश। अब आता है आपका खंड अ जिसमें आपको मिलेगा बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले दे रखा आपका खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न जिसमें पहला यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुई थी, नेपोलियन का उदय हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ था। तो ये क्या हुआ था आपका, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई। तो ये राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति थी जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति हुई। इसके बाद यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। यहाँ पे हिटलर की थी, बिस्मार्क की थी, मुसोलिनी की थी या गैरीबाल्डी की थी। तो ये जो थी बिस्मार्क की थी। ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, शतरंज चंद्र चटर्जी थे, विवेकानंद जी थे। तो यहाँ पे आप जानते हो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा आपका कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। किस पर पड़ा था, परिवहन पे पड़ा था, कृषि क्षेत्र पे पड़ा था, तकनीकी पर पड़ा था या उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं पड़ा था। तो ये सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र पर पड़ा था। ठीक है, किसान बिल्कुल बेहाल हो गए थे उस समय। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी। ये फ्रांस में की गई थी, इटली में की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, ब्रिटेन में की गई थी। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
छठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चंडीगढ़ है, उड़ीसा है, कि राजस्थान है, कि तमिलनाडु है। तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ है ये जो है संघीय राज्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण है, प्रगतिशील सरकार है, या इनमें से सभी। तो हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है ये एक लोकतंत्र राज्य है और इसमें देशभक्ति की भावना भी रहती है लोगों में, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी होता है और एक प्रगतिशील सरकार भी रहती है। अर्थात इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। 15 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 1 जनवरी को, या 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसके बाद यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। दूसरी अनुसूची में, 5वीं में, 8वीं में, 12वीं में। तो ये रखा गया बच्चा 8वीं में। ठीक है, किस में रखा गया है, 8वीं में। 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है। यहाँ पे दे रखा है प्रतिरक्षा है, बैंकिंग है, मुद्रा है, कि पुलिस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो पुलिस है आपका ना, ये आपका राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है कि रबी की फसलों के बोने का समय क्या होता है। ठीक है, रबी की फसलों में गन्ना आता है, गेहूं आता है, ये कब बुआई होती है। तो जून से जुलाई में, अक्टूबर से दिसंबर में, मार्च से मई में, अगस्त से अक्टूबर में। तो ये जो बच्चा होती है अगस्त और अक्टूबर के बीच में जो होती है वो आपकी रबी की फसलों की बुआई हो जाती है। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। लौह अयस्क नहीं है, कोयला नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, यूरेनियम नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा जो आपका लौह अयस्क है ये खनिज नहीं है। बाकी जो कोयला है, खनिज का मतलब जिससे ऊर्जा मिले। ठीक है, कोयला को जलाओगे तो ऊर्जा मिलेगा, प्राकृतिक गैस से भी मिलेगा, यूरेनियम से भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो लौह अयस्क है ये किसी भी तरह का खनिज नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कृषि का आर्थिक क्षेत्र क्या है। जिसे होता ना कि क्षेत्रक बटा होता है, तो कृषि किस क्षेत्रक में रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में, चतुर्थ क्षेत्रक में। तो ये जो रखा गया बच्चा, कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्रक में रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। यहाँ पे दे रखा खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली ये बात है कि गैर परंपरागत यानी जो पहले से है उसे परंपरागत कहते हैं। जैसे खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, ये प्रकृति की देन है। और अगर इसमें कुछ परिवर्तन करके बनाया जाता है तो उसे गैर परंपरागत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा क्या है, हम सोलर प्लेट बनाए और उससे ऊर्जा प्राप्त करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा परंपरागत ना होकर गैर परंपरागत है। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है। तांबा है, लौह अयस्क है, अभ्रक है, कि सोना है। तो यहाँ पे आपका बच्चा जो लौह अयस्क है ये आधारभूत खनिज है। ठीक है, यानी आधार पे ये पाया जाता है और बाकी चीजों को निकाला जाता है। अब इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। तो ये जो हुआ था आपका वो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ये दे रखा 1981 ईस्वी में हुई थी, 1991 ईस्वी में हुई थी, 1993 ईस्वी में हुई थी, 2001 में हुई थी। तो ये जो हुई थी बच्चा आपका ये 1991 ईस्वी में ही हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। जैव का मतलब जिसमें जीव पाया जाता है। लोहा, तांबा, मत्स्य पालन उद्योग, चट्टाने। तो यहाँ पे जो मत्स्य पालन है इसको जैव संसाधन के अंतर्गत रखा गया क्योंकि इसमें जीव होते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी।
यहाँ पे 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हुई थी आपका 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है डी उपयुक्त सभी। ठीक है, किसी भी देश का अगर विकास मापा जाता है तो वहां पे सबसे पहले पता किया जाता है कि वहां पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, औसत साक्षरता दर कितना है, लोगों की स्वास्थ्य और स्थिति कैसी है। यहाँ तक आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं और 1 घंटे का समय आपका गया। अब आता है खंड ब, जिसमें मिलेगा आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ पर बच्चा आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड देखने को मिलता है, जिसमें जो वर्णनात्मक 1 होता है इसमें 4-4 नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं। वर्णनात्मक जो सेकंड होता है उसमें सभी क्वेश्चन 6-6 नंबर के होते हैं। और वर्णनात्मक 1 की जो प्रश्न के उत्तर की लिमिट है वो 80 शब्दों में लिखनी है, यानी आपको लगभग बच्चा 1 पेज लिखना है। ठीक है, इतनी कोशिश रहे। 1 पेज से ज्यादा मत लिखना, 1 कम रहेगा तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे देना है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इन सभी को घोल कर पी कर जाना आप बच्चा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1 लाइक फटाफट सभी बच्चे कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या देखिए। अब यहाँ पर इसके कितने कारण पूछ रखा है हमसे, किन्हीं 2 प्रमुख प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 2 प्रमुख प्रभाव क्या थे? पहला तो निर्यात में भारी कमी देखने को मिली थी। ठीक है, जैसे ही महामंदी आया वैसे निर्यात में भारी कमी हो गई। यहाँ पे देखा कि महामंदी के कारण वैश्विक व्यापार में जो गिरावट आई, वैश्विक मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बाजार होती है उसमें क्या आई? गिरावट आई, जिससे भारत का निर्यात लगभग आधा हो गया और इससे भारतीय किसानों और उत्पादकों को भारी नुकसान भी हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी कारण क्या थी, प्रभाव क्या पड़ा था? कीमतों में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण भारत में कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत कम हो गई। किसानों को अपनी उपज में बेचने में कठिनाई हुई और उनकी आय में भारी कमी भी आई। ये 2 सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हो कि महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी महामंदी के क्या कारण थे, ये क्यों उत्पन्न हुआ। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे राजनीतिक जो दल होते हैं उनके 4 कार्य क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपके क्षेत्र से कोई विधायक हो गया, कोई सांसद बन गया, तो उनके क्या कार्य होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। सबसे पहली चीजें तो चुनाव का लड़ना। राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। ठीक है, नीतियां और कार्यक्रम का बनाना, उनके द्वारा दल देश के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं और मतदाताओं के सामने रखते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। जैसे आपके जो क्षेत्र के होते हैं ना, वो कहेंगे कि आपकी नदियों का विकास होगा, आप तक पानी पहुंचेगा और आपके जो है ग्राम क्षेत्र का विकास होगा। और वो अलग अलग नीतियां भी बनाते हैं कि हमारी सरकार बनती है तो आगे मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, नौकरी बढ़ेगी, ये सब चीजें रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है कि नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। दल देश के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं और मतदाताओं के सामने रखते हैं। और आपसे जब चुनाव लड़ने आएंगे तो वो कहेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये करूंगा, पिछले सरकार ने कुछ नहीं किया, इतना किया वो ना किया, इतने साल तक उनकी सरकार रही लेकिन देश में क्या विकास हुआ, इस तरह से। और दूसरा क्या है कि सरकार बनाना और चलाना इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है। चुनाव जीतने पर बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाते हैं और देश का शासन भी चलाते हैं। और विपक्ष की भूमिका भी इसमें काफी महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक दल में देखो, चुनाव हारने वाला दल विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों और कार्यों का आलोचना करते हैं और अपनी वैकल्पिक नीतियां पेश करते हैं। वो देखिए, जैसे कि कोई भी सरकार हो उसका एक विपक्ष होता है, ठीक, जो हारा है बंदा, उससे वो जाएगा संसद में बैठेगा, चाहे सदन में, तो वो कहेगा कि ये सरकार ने इस नीतियां को लाया, इस कानून को लाया जिसमें गरीबों का नुकसान है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सब चीजें कहेंगे जिससे लोग रहेंगे, जनता उनके खुश होंगे कि यार ये तो अच्छी बात कर रहा है, पिछले बार अब इसको इसी को जिताना है, ये सब चीजें। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं इसका, अगर आपको राजनीतिक दल वाला नहीं आता तो यहाँ पे अथवा वाला दे रखा है।
ये क्या है कि लोकतंत्र की किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। हमारा जो भारत है ये लोकतंत्र राज्य है और इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं इसका वर्णन करना है। तीसरा दे रखा है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक साख के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण भारत में औपचारिक साख के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे लिखना है। औपचारिक एवं अनौपचारिक साख के मध्य अंतर और ग्रामीण भारत में औपचारिक साख की जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। देखिए औपचारिक साख, इसमें बैंक और सहकारी समितियां शामिल होती हैं। इनकी ब्याज दरें निश्चित होती हैं और ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करता है। सभी बैंकों का बैंक जो होता है वो आरबीआई होता है और इसी के पास पूरा हर एक चीज का अधिकार होता है और ये सभी बैंकों को कंट्रोल भी करता है। और यहाँ पे है अनौपचारिक साख, इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त शामिल हैं। इनकी ब्याज दरें अक्सर बहुत ऊंची होती है और इन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, औपचारिक साख का मतलब क्या हो गया, इस पे भारत सरकार के बैंक का नियंत्रण होता है। ठीक है, और इसमें जो ब्याज दरें होती है निश्चित होती है। अगर आपने भी बैंक में पैसा रखा होगा तो वो है कि ये बैंक इतना ही रुपया ब्याज देती है, वो बैंक इतना रुपया ब्याज देती है। ठीक है, और यहाँ पे अनौपचारिक साख क्या होता है, इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त शामिल होते हैं। इनकी ब्याज दरें अक्सर बहुत ऊंची होती है और इन पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता। जैसे ना हम लोग क्या करते हैं, किसी साहूकार से लोन लेते हैं। ठीक है, समूह लेते होंगे आपके गांव में समूह। ठीक है, आप किसी रिश्तेदार से पैसा लेते हो तो कहेगा यार 15% पर दूंगा पैसा, 20% पर दूंगा। ठीक है, और आप किसी दोस्त से लेते हो, यार इसका 17% लगेगा। ठीक है, मैं 500 रुपया दे रहा हूँ, तुझे 1 महीना बाद 700 रुपया लौटाना है। तो ये अनौपचारिक साख हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ग्रामीण भारत में औपचारिक साख के मुख्य स्रोत क्या है। देखिए यहाँ पे औपचारिक जो है ये बैंक वगैरह होते हैं, तो बैंक वाणिज्यिक बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है, आपने इंडियन ग्रामीण बैंक ये सब देखा होगा और वाणिज्यिक बैंक भी है और सहकारी समितियां जैसे प्राथमिक कृषि साख समितियां इत्यादि सम्मिलित है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद अगर आपको तीसरा का ये नहीं आता तो आप इसको भी लिख सकते हो कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव की उल्लेख कीजिए। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का परिचय दीजिए। ठीक है, भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का परिचय आपको देना। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हमारा जो कपास होता है ना ये बिहार और गुजरात इसके लिए काफी फेमस है। भारत में कपास उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र क्या है, दक्कन का पठार, एक तो महाराष्ट्र में भी होता है और गुजरात, और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर काफी मात्रा में जो होता है ये आपका कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली होती है और इसमें काफी अच्छा पैदावार भी होता है। काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए काफी आदर्श मानी जाती है। और उत्तरी भारत के राज्य में भी जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी कपास का महत्वपूर्ण उत्पादन होता है जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये आपका इतने राज्यों में कपास की काफी प्रमुख मात्रा में खेती की जाती है। वजह क्या है कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि काली मिट्टी जो होती है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा आपका, अथवा अगर आपको ये नहीं आता गलती से तो आप इसे भी कर सकते हो कि भारत में मैग्नीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद बच्चे यहाँ पे दे रखा आपका वर्णनात्मक सेकेंड प्रश्न, जिसके प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। ठीक है, और ये 150 शब्दों में लिखने के लिए आपको 1.5 पेज लगभग लिखना है। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये सत्याग्रह के जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सत्य के लिए ग्रह करना। यहाँ पे है कि सत्याग्रह का अभिप्राय, महात्मा गांधी के विचार जो थे वो निम्न थे। क्या अभिप्राय था इससे देखो, यह एक अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन है। यानी कि ये जो है विरोध कर रहे हैं अहिंसक, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना कोई हिंसा, बिना कोई गाड़ी मोटर जलाए, अहिंसक तरीके से ये क्या था, विरोध का एक तरीका था सत्याग्रह। और अभ्यास है जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, जिसका क्या अर्थ है, हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अन्याय के खिलाफ लड़ना था। क्या था, अन्याय हो रहा है भारतीयों के साथ तो अंग्रेज के खिलाफ लड़ना, यही था। लेकिन बिना
किसी हिंसा या द्वेष के, यानी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना कोई चीजें नुकसान किए। इसका ये था। अब महात्मा गांधी के विचार क्या थे इसके विषय में? गांधी जी का मानना था कि यदि उद्देश्य सच्चा है तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। वो कहते थे कि अगर हम सत्य है, संकल्प है, हमारा जो उद्देश्य है वो सच्चा है, तो इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे है, उनका दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा सभी भारतीयों को एकजुट कर सकती है और अत्यंत सत्य की जीत भी होगी। उनका कहने का मतलब है कि उनको किसी भी तरह का हिंसा नहीं करना है। ऐसे में सभी भारतीय जो होंगे वो आ जाएंगे, ये सोचेंगे कि इसमें यार किसी का तोड़फोड़ नहीं करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, तो यार आराम से इसका गांधी जी का सहयोग कर देते हैं, आजादी मिल जाएगी हमें। तो इसमें सभी लोग को एकजुट करने का भी एक तरीका था। और यहाँ पे सत्याग्रह का बल शारीरिक बल नहीं बल्कि आत्मा का बल कहते थे गांधी जी। ठीक है, इतना आपको लिखना है। एंड इसके बाद अथवा अगर ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कैसे उदय हुए थे, क्या कारण थे। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है 6 नंबर का। देखिए लिखना कैसे है आपको। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताएं, इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है, भारतीय संघीय शासन में एक केंद्र में बनती है, एक राज्य में बनती है। तो यही है कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें, पंचायती राज और नगर पालिकाएं होती है। इतना तो आप जानते हो कि एक तो होता है केंद्र जिसके लिए हमारे क्षेत्र में सांसद लड़ते हैं, और एक राज्य होता है जिसके लिए हमारे जो क्षेत्र होता है विधायक लड़ते हैं। और पंचायती राज तो आप जानते हो, ठीक है, जो आपका पंचायती नहीं होता है। और नगर पालिका का तो जो नगर पालिका है वो ही जानेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इतनी सरकारें हमारे यहाँ बनती हैं और ये क्या होता है, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है कि कौन सा काम कौन करेगा, किसको मिले। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक राज्य और एक समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है कि कौन सा काम किसके अधीन आता है। अब यहाँ पे है हमारा संघीय शासन में क्या होता है, लिखित संविधान होता है। हमारे भारत में क्या है, एक लिखित संविधान है। भारत का एक विस्तृत और लिखित संविधान है जो सरकार की प्रत्येक स्तर के अधिकारियों और शक्तियों का निर्धारण करता है, और सभी को इस जो संविधान है इसका पालन करना होता है और इसी के नियमों पे चलना होता है। अगर जो भी इसके नियमों का उल्लंघन करता है वो दंड का भागी बन जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत का क्या है, संघीय शासन में उसकी लिखित संविधान होती है खुद की, स्वतंत्र और न्यायपालिका, उसकी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को सुलझाती है। और जो न्यायपालिका होती है ना, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता है। और ये क्या करती है, राज्य और सरकारों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसे ये सुलझाने का कार्य करती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें संविधान की सर्वोच्चता मिलती है। जो भी देश संघीय शासन के देश होते हैं इसमें क्या होते हैं, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी सरकारी स्तरों को इसके प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे 6वें का एक अथवा दे रखा है, उसे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 6वें का अथवा दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 2 प्रावधानों के आधार पर इसे स्पष्ट कीजिए। ये 6 नंबर का है। 7वां क्वेश्चन दे रखा है। 7वां क्वेश्चन आपका दे रखा है कि आर्थिक क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है, तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके लिए आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आर्थिक क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है और तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसका आंसर है, आर्थिक क्षेत्रों का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का वर्गीकरण से। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र का क्या मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी गतिविधियों का किस तरह से बटा गया है, किस तरह से वर्गीकरण किया गया। देखो यहाँ पे पहला कि अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि वगैरह आता है और कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें तृतीय क्षेत्र की विशेषताएं पूछा है। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है कि सेवा प्रदाता होता है, यानी तृतीय क्षेत्र मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करता है, न कि वस्तुओं इन
सेवाओं में परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और भंडारण शामिल है। यानी तृतीय क्षेत्र का मतलब ये है लोगों को सेवा प्रदान करना, ठीक है। और ये मुख्य रूप से किस चीज की सेवा प्रदान करेगा? परिवहन का, बैंकिंग का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, संचार का और भंडारण शामिल है इसमें। और अन्य क्षेत्रों का समर्थन कैसे इसको मिलता है? यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादों को ट्रकों या ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जितने भी माल बनाते हैं, कृषि से संबंधित जितने भी अनाज उत्पन्न होते हैं, ये तृतीय क्षेत्र यानी परिवहन उत्पन्न कराता है, उपलब्ध कराता है। जैसे मालगाड़ी के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट कि स्वयं सेवाएं। कुछ सेवाएं सीधे उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, वकील और धोबी की सेवाएं इसमें सम्मिलित है। इसके बाद है अप्रत्यक्ष उत्पादन, इसमें भी होता है। इस क्षेत्र की गतिविधियां सीधे तौर पर किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता होती है, ठीक है। इसके बाद 7वें का अगर ये नहीं आता तो अथवा में दे रखा है कि उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे 8वां नंबर है कि भारत के चीनी उद्योगों का वर्णन कीजिए। भारत में चीनी उद्योग कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखिए, जो भारत पूरे विश्व को चीनी का देन भारत का है हमारे, ठीक है। भारत में सबसे पहले चीनी बनता था और चीनी लोग इससे आए थे सबसे पहले सीखने, तभी से जो है इसका नाम चीनी पड़ गया। यहाँ पे आंसर है कि भारत का चीनी उद्योग कृषि आधारित और मौसमी उद्योग है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, हमारे भारत का जो चीनी उद्योग है ना, ये पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, क्योंकि गन्ना होगा तो चीनी का उत्पादन अच्छा होगा, गन्ना नहीं होगा तो चीनी का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। और उत्पादन कौन करता है? गन्ना किसान करता है। किसान को जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कैसे उत्पादन करेगा? और एक चीज ये जो है ये मौसमी उद्योग है, यानी एक सीजन होता है, गन्ना उत्पादन हुआ, एक समय आया और उसकी जो है भारत सरकार के द्वारा उसकी खरीद की जाती है, उसके बाद उसकी पेराई होती है और एक चीनी का निर्माण होता है, फिर उसके बाद मिल जो होती है वो बंद रहती है, ठीक। तो ये एक तरह से मौसमी कमाई है। अब देखो, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला तो कच्चा माल होता है इसमें, ठीक है। गन्ने का उपयोग मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जो भारी और खराब होने वाला होता है, इसलिए मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थित होती है। देखिए, जो आपका गन्ना होता है ये कच्चा माल होता है और काफी भारी भरकम होता है। ऐसे में अगर दूर मिलें रहेंगी तो ले जाने में हो सकता है कि सड़ जाए, बिगड़ जाए, बेकार हो जाए, दब जाए। तो इसलिए जहाँ पे गन्ना सबसे ज्यादा मात्रा में होती है वहीं पे सरकारें जो होती है मिलें लगा देती हैं, ताकि किसानों की जो है गन्ना को आसानी से खरीदा जा सके और उनके मनोबल को बढ़ाकर उनके खाते में पैसे जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए। और यहाँ पे वितरण क्या होता है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। ये सब जितने राज्य हैं ये चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और यहाँ पे कि हाल के वर्षों में दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में उद्योगों का विस्तार हुआ, क्योंकि वहां बेहतर सुक्रोज सामग्री मिलती है। देखो, ये भी होता है ना कि गन्ने की भी क्वालिटी होती है, किसी गन्ने में सुक्रोज उसकी जो मिठास होती है वो कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ जैसे दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में भी उद्योगों का विस्तार किया गया है, क्योंकि वहां की सुक्रोज काफी अच्छी मिली है। और इसमें चुनौतियां भी होती है। क्या होती है कि उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गन्ने की कम उपज हो सकता है, तो भाई ये उद्योग ठप रहेगा। पुरानी और अक्षम मिलें हैं आज के समय में, कहाँ पे उसका आधुनिकरण हो रहा है। पुरानी मिल है जो चल रही, भाई चलाते रहो, ठीक है, जब तक कोई घटना न घटित हो जाए। परिवहन में देरी होती है और खोई का अधिकतर उपयोग न होना। जो खोई होता है ना, जो उसके खुज्जा बच जाते हैं पेरने के बाद, जो लकड़ी का खुज्जा, उसका अधिकतम उपयोग न होना, ठीक है। अब यहाँ पे आधुनिकरण क्या है? उत्पादन दक्षता बढ़ाने और सह उत्पादक जैसे खोई से बिजली का उपयोग करने के लिए आधुनिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा प्रयास हो जाते हैं कि जो उसका खोई बनता है उससे बिजली उत्पादन हो जाए तो ये गन्ने का सही उपयोग हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर ये नहीं आता 8वां का, तो भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय दीजिए कि भारत में सड़क परिवहन कहाँ पे विकास हुए हैं, कौन कौन से सड़क बने हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, इनको किसने बनवाया। अब यहाँ पर आते हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्न। ये टोटल आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे 5+5 होते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन देते हैं आपको, इसमें से एक 5 नंबर का होता है और दूसरा 5 नंबर का होता है। यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा के मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा अंक निर्धारित है।
ये दे रखा कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपका चेन्नई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई में हुआ था। अब यहाँ पे कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई घटी थी, ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में ये कहाँ पे हुई थी? पंजाब के अमृतसर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमृतसर में। आपको सिर्फ अमृतसर दिखाना है, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में हुई थी। तीसरा दे रखा है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो ये आपका स्वीकार किया गया था नागपुर में। नागपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर। अब इसके बाद यहाँ पे चौथा कि वह जनपद जहाँ चौरी चौरा का घटना हुआ था, कांड हुआ था, तो आप जानते हो कि गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अब यहाँ पे है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों का आंदोलन हुआ था, तो ये आपका हुआ था चंपारण, बिहार में, जो कि पड़ता है चंपारण, ठीक है। अब यहाँ पे बी नंबर दे रखा है, इसको भी आपके भारत के मानचित्र पर दिखाना है। नेशनल कॉर्बेट पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है आपका उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहीं भी दिखा दो, मानचित्र भरने की सबसे बेस्ट ट्रिक मैंने आपने बता रखा है, ठीक है, सर्च कर लेना मानचित्र भरने का सबसे बेस्ट ट्रिक अरिहंत लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। दूध पीने वाला बच्चा भी उसको आसानी से पूरे के पूरे भर लेगा, ठीक है, और 10 नंबर बिल्कुल पक्का आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। दूसरा देता है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम से। तो पश्चिमी तट बहुत सारे हैं, आप इसमें मुंबई भी भर सकते हो, कांडली, मरमागो, कोची, मंगलौर, कोई भी। हम यहाँ पे मुंबई भरेंगे। क्या भरेंगे? मुंबई। अब यहाँ पे है तीसरा कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो शिवालिक जो पर्वत है आपका बच्चा, वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में भी फैला है, उत्तराखंड में भी फैला है, ठीक है, कहीं पर भी आप लिख सकते हो। उत्तराखंड यहाँ पे लिख सकते हैं। कहाँ लिख लेंगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, इसको तैयार कर लेना आप। इसके बाद यहाँ पे गुजरात की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम से, तो गांधीनगर इसकी गुजरात की राजधानी थी। कहाँ पे थी? गांधी नगर। अब यहाँ पे भारत की एक प्रमुख कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से। तो कोयला के बहुत सारे उत्पादन क्षेत्र, धनबाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कोरबा भी प्रसिद्ध है, ठीक है, कोई भी चीजें लिख लो। तो ये पूरी पेपर बच्चा आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। 20 फरवरी को आप आग लगा कर आओगे, पूरी तरीके से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। और वीडियो को पसंद जरूर करना, लाइक जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।